दोस्तों कैसे हो आप सब। तो स्वागत है आपका मेरे चैनल टॉप हिंदी एनिमे में। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि होंग और थंडर गॉड सोलिंग मॉन्स्टर को मारने के लिए गए हुए थे, लेकिन ये सोलिंग मॉन्स्टर हमेशा की तरह ही बच जाता है और नहीं मरता, उल्टे होंग और थंडर गॉड के जान पे ही बनाती है। वे दोनों कोमा में चले जाते हैं। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर जरूर से कर लेना और आप प्लेलिस्ट में जाकर सोलो स्टार के बाकी सीरीज को भी देख सकते हो। तो दोस्तों चलिए आज के एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। चाइना में अभी दोपहर के 2 बज रहे थे। बादल लुओ फेंग से कहता है होंग, थंडर गॉड और गोल्डन हॉर्न बीस्ट के बीच की लड़ाई को 1 घंटा हो गया है। गोल्डन हॉर्न बीस्ट का लाइफ फोर्स बहुत कमजोर हो चुका है। मैं श्योर हूँ ये बहुत इंजर्ड है और इसे ठीक होने में लगभग 1 से 2 दिन का समय लग जाएगा। हमें बिना टाइम वेस्ट किए इसे जल्दी से जल्दी खत्म करना होगा। और फिर बादल लुओ फेंग के लिए एक परफेक्ट प्लान बनाने लग जाता है। वह कहता है पहले हमें 5 स्टार ट्रेवलर वॉरियर्स खोजने होंगे जो कि अपना सेक्रीफाइस करेंगे और फिर 6 ब्लैक टेक्निक का यूज करना होगा और फिर उन 5 के सोल इमुलेशन को एक सीक्रेट टेक्निक जिसका नाम टावर ऑफ वॉइड है उसमें एब्जॉर्ब करके उसे यूज करना होगा। लुओ फेंग अपनी बालकनी में खड़ा होकर सामने की बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को देख रहा था। वह बबाता को कहता है तुम मेरे इस थॉट को सभी स्टार ट्रेवलर वॉरियर्स को सेंड कर दो। जो कोई भी 5 वॉरियर्स अपना सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार है वह मेरे पास आ सकता है। बबाता तुरंत ऐसा ही करता है। वो सभी स्टार ट्रेवलर्स वॉरियर्स को ये मैसेज सेंड कर देता है। तभी मैसेज सेंड करने के कुछ समय बाद लुओ फेंग का टैक्टिकल कम्युनिकेशन वॉच बीप करता है। वो अपने वॉच में देखता है कि होंग के 3 गार्ड्स में से एक जिसका नाम एल्यूरे था वो इसके लिए राजी था। तभी उसका वॉच फिर से बीप करता है और बीप का साउंड 3 मिनट्स तक ऐसे ही बजता रहता है क्योंकि उसे लगातार कई सारे मैसेजेस आ रहे थे। उसके वॉच में लगभग 81 मैसेजेस आए थे जिनमें से 62 वॉरियर्स रेडी थे। बबाता कहता है लुओ फेंग अब ये तुम्हारे ऊपर है, तुम इनमें से किसी भी 5 को चुन सकते हो। इस पर लुओ फेंग कहता है उनकी स्पिरिट लेवल्स के अकॉर्डिंग जो सबसे ज्यादा मदद कर सकता है तुम उसे चुन लो। बबाता कहता है ठीक है, मेरे अनुसार मो हेनरिसन, ईस्टबोर्न, त्रिपाठी सिंह, जियाई और सोकोलोव हमारी मदद कर सकते हैं। ये 5 अमेरिका, यूरोप, भारत, चाइना और रूस से आए हैं। मो हेनरिसन जो कि आइस एम्परर के नाम से मशहूर हैं, वे अमेरिका के एक पावरफुल सुपर हीरो हैं। और ईस्टबोर्न जो कि पृथ्वी का पूर्व नंबर 1 स्पिरिट रीडर हैं। और लैंड किंग के नाम से मशहूर त्रिपाठी सिंह जो कि भारत के पावरफुल वॉरियर हैं। और सोकोलोव जो कि रशिया के एक पावरफुल वॉरियर है। और जियाई जो कि चाइना की एक वॉरियर है। लुओ फेंग कहता है इन 5 से कांटेक्ट करो। उनके पास अपनी फैमिली को अलविदा कहने के लिए 50 मिनट का टाइम है और फिर उन्हें जल्दी से पैसिफिक ओशन की ओर आने को कहो। बबाता तुरंत इन 5 को ये मैसेज भेज देता है। फिर हम देखते हैं कि वे सभी 5 वॉरियर्स अपने फैमिली और चाहने वालों को अलविदा कहते हैं और अपने अपने जेट से पैसिफिक ओशन की ओर निकल जाते हैं। फिर लुओ फेंग भी अपने मॉम डैड से आखिरी बार मिलता है और जू जिन भी वहीं पर होती है। वह लगातार रो रही थी। लुओ फेंग जू जिन के पास जाता है और कहता है प्लीज मुझे माफ कर दो। और फिर वह जू जिन को पकड़ता है और अपने एक हाथ से अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी का यूज करते हुए सामने वाली स्टील के वायर को कंट्रोल करते हुए उससे 2 रिंग्स बना लेता है। वह जू जिन से कहता है अभी मेरे पास अंगूठी खरीदने का समय नहीं है। और लुओ फेंग स्टील के उन 2 रिंग्स को पकड़कर उसे पूछता है मेरे माता पिता यहाँ गवाह के रूप में मौजूद हैं, तो मैं तुमसे पूछता हूँ कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी। अभी भी जू जिन की आंखों से आंसू बह रहे थे। वह लुओ फेंग की ये बात सुनते ही अपनी सिर को हाँ में हिलाती है। फिर ये दोनों एक दूसरे को अंगूठी पहनाते हैं और उसके बाद एक दूसरे के गले लग जाते हैं। जू जिन अपनी आंखों को बंद कर लेती है और वे कुछ देर ऐसे ही रहते हैं। फिर जब जू जिन आंखें खोलने लगती है तो लुओ फेंग झट से वहाँ से जाने लगता है और अपने सोरिंग शटल से बहुत ही स्पीड के साथ वहाँ से चला जाता है। फिर लुओ फेंग मो हेनरिसन, ईस्टबोर्न, लैंड किंग, जियाई और सोकोलोव को कॉल करके कहता है कि आप सभी अपना करंट पोजीशन और अपने ऑटोजेट की स्पीड बताएं, मैं हमारे मीटिंग पॉइंट का डिसाइड करता हूं। तभी उनमें से एक कहता है मैं मो हेनरिसन हूं और मेरे जेट की स्पीड 38,000 मीटर पर सेकंड है। जियाई भी अपनी स्पीड और पोजीशन बताती है और बाकी तीनों भी अपना स्पीड और पोजीशन बताते हैं। फिर हम कुछ देर बाद देखते हैं कि लुओ फेंग उन सभी 5 वॉरियर से मीटिंग पॉइंट पर मिलता है। वह सभी को ग्रीट करता है। फिर वो अपने प्लान के बारे में डिस्कस करते हैं और उस सोलिंग मॉन्स्टर को मारने के लिए उसकी तरफ निकल पड़ते हैं। और ये सब पृथ्वी पर सभी जगह सैटेलाइट से टेलीकास्ट किया जा रहा था। लुओ फेंग की पूरी फैमिली भी स्क्रीन पर इसे देखकर रोने लग जाती है। इधर लुओ फेंग और बाकी 5 वॉरियर्स नीचे समुद्र की ओर जाने लगते हैं। लुओ फेंग के पास क्लाउड कॉन्टैक्ट आर्मर था और बाकी सभी के पास ब्लैक गॉड सेट का आर्मर था जिससे वे नीचे गहरे पानी में भी जा सकते थे। लुओ फेंग इस टीम को लीड कर रहा था। तभी लैंड किंग कहते हैं सोलिंग मॉन्स्टर समुद्र की सतह से 12,000 मीटर नीचे है। अगर हम उसके बहुत करीब चले गए तो वो हमें देख लेगा और तुम अपने सीक्रेट टेक्निक का यूज नहीं कर पाओगे। हालांकि वे सभी नहीं जानते थे कि लुओ फेंग की सीक्रेट टेक्निक क्या है। तभी एक ब्लैक आर्मर पहना हुआ 2 लिक्विड सिल्वर गार्ड उनके करीब आ जाते हैं। इसे देखकर सभी 5 वॉरियर्स चौंक जाते हैं। वे सोचते हैं ये एकदम ह्यूमन की तरह ही दिख रहे हैं और ये वही स्पेशल रोबोट है जिसने होंग और थंडर गॉड को बचाया था। फिर ये सभी समुद्र की सतह पर आ जाते हैं और लुओ फेंग उनको एक ऑटोजेट को भी अपने साथ लाने को कहता है। ये सुनकर 5 वॉरियर्स चौंक जाते हैं। वो कहते हैं तुम ऑटोजेट को हमारे साथ क्यों ले जाना चाहते हो। लुओ फेंग कहता है
जब मैं अपनी सीक्रेट टेक्निक का यूज करूंगा तो तुम सभी लोग मारे जाओगे और मैं तुम्हारी बॉडी को यहाँ से ले जाने के लिए इस ऑटोजेट में डाल दूंगा। और जहाँ तक मेरी बात है, मैं सोलिंग मॉन्स्टर के साथ अपनी लड़ाई जारी रखूंगा। सभी लोग ये सुनकर समझ जाते हैं और अपना सर हिलाते हैं। फिर वहाँ एक ऑटोजेट आ जाता है और वे सभी उसमें बैठ जाते हैं। अब ये पांचों और लू फेंग 6 ब्लेड के सीक्रेट टेक्निक का सैक्रिफाइस रिचुअल को स्टार्ट कर देते हैं। पांचों वॉरियर्स अपना सोल इमुलेशन के प्रोसेस को भी स्टार्ट कर देते हैं और लू फेंग के कंट्रोल में बहुत ज्यादा स्पिरिट एनर्जी उसके चेतना में 6 ब्लेड टेक्निक के सेंटर को फॉलो करती हुई उसके कंसिस्टेंस में टावर ऑफ वॉइड में प्रवेश करने लगती है। पांचों का लाइफ फोर्स लगातार कम होने लगता है और लू फेंग का लाइफ फोर्स लगातार बढ़ने लगता है। ये सभी पांचों वॉरियर्स मुस्कुरा रहे होते हैं, जबकि इन्हें पता था कि ये लोग अपना लाइफ सैक्रिफाइस कर रहे हैं। समुद्र की सतह पर ये सभी 6 लोग कोई भी मूवमेंट नहीं कर रहे थे। इन 6 लोगों में 5 का छायाचित्र लगातार धुंधला होता जा रहा होता है और लू फेंग का छायाचित्र और भी ज्यादा क्लियर हो रहा था। अब एक टाइम पर उन पांचों का छायाचित्र पूरी तरह से गायब हो जाता है। लाइफ फोर्स डिटेक्टर अब उनके लाइफ फोर्स का पता नहीं लगा सकता था। पृथ्वी पर इसे देख रहे अनगिनत लोगों के चेहरे पर मायूसी छा जाती है। वे जानते थे कि लाइफ फोर्स के गायब होने का मतलब उनकी मृत्यु था। तभी हम देखते हैं कि लू फेंग अब सोलिंग मॉन्स्टर की ओर बढ़ने लगता है। स्क्रीन पर देख रहे सभी लोग प्रार्थना करने लगते हैं कि लू फेंग इसमें जरूर ही सफल होकर लौटे। हम देखते हैं लू फेंग बहुत ही तेजी के साथ नीचे जा रहा था। बबाता लगातार लू फेंग और सोलिंग मॉन्स्टर के बीच की दूरी को बता रहा था। 800 मीटर, 600 मीटर, 300 मीटर और 200 मीटर। अब लू फेंग सोलिंग मॉन्स्टर को देख लेता है और रुक जाता है। लू फेंग के विशाल टावर ऑफ वॉइड के भीतर अचानक से 2 मिनी प्लेनेट सेंट्रल प्लेनेट के चारों ओर परिक्रमा करने लगते हैं और तभी ये तीनों छोटे प्लेनेट आग के गोले में बदल जाते हैं। इन तीनों छोटे प्लेनेट से बहुत ज्यादा मात्रा में रेड फॉग टावर ऑफ वॉइड में जाने लगता है। उन 5 वॉरियर से कलेक्ट की गई विशाल एनर्जी की वजह से वॉइड का टावर भयंकर रूप से घूमने लगता है। यह तुरंत ही एक शंकु के आकार ले लेता है और इसका नोक तुरंत गोल्डन हॉर्न बीस्ट के बॉडी में ड्रिल करता हुआ घुस जाता है, जिसके वजह से सोलिंग मॉन्स्टर गुस्से में जोर से दहाड़ने लगता है। आसपास की चट्टान की परत जमकर फट जाती है। तभी लू फेंग के सिल्वर गार्ड उसे कवर कर लेते हैं। फिर हम देखते हैं कि लू फेंग शॉक हो जाता है। वह कहता है इसका कंसिस्टेंस इसके शरीर में नहीं है। टावर ऑफ वॉइड इसके सिर से गुजरा था, लेकिन वहाँ पर इसका आत्मा नहीं था। लू फेंग आखिरकार समझ जाता है कि इसके सिर को उड़ाने के बावजूद भी ये क्यों नहीं मरा था। ये इसलिए नहीं मरा था क्योंकि हम इंसानों से एकदम अलग है और दूसरे मॉन्स्टर से भी। इसका कंसिस्टेंस और आत्मा इसके सिर में नहीं है। टावर ऑफ वॉइड इस मॉन्स्टर के गर्दन से होता हुआ इसके धड़ की ओर जा रहा था। इस गोल्डन हॉर्न बीस्ट के बॉडी के अंदर वास्तव में कुछ ऐसा था जो कि गोल्डन लाइट इमिट कर रहा था। ये लगभग 20 सेंटीमीटर या फिर उससे अधिक का एक पारदर्शी क्रिस्टल बॉल था। क्रिस्टल बॉल में अनगिनत कॉम्प्लेक्स गोल्डन इंग्रेविंग्स थे और ये इंग्रेविंग्स ही गोल्डन लाइट इमिट कर रहे थे। जब लू फेंग का टावर ऑफ वॉइड इससे गुजरता है तो उसे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस महसूस होता है। टावर ऑफ वॉइड इस क्रिस्टल बॉल पर जमकर अटैक करता है और इससे सोलिंग मॉन्स्टर जोर जोर से दहाड़ने लगता है और अपने पंख, पूंछ और पंजों से लू फेंग पर पागलों की तरह अटैक करना स्टार्ट कर देता है। दोनों सिल्वर गार्ड्स भी लू फेंग को इससे बचाने की पूरी कोशिश करने लगते हैं। लू फेंग कहता है यह अच्छा नहीं है, इसका स्पिरिचुअल डिफेंस काफी पावरफुल है। लू फेंग भी बहुत गुस्सा हो जाता है। वो अपने दांत पीसते हुए कहता है मैं तुम्हें मारने के लिए अपनी जान भी दे दूंगा। तभी वो 3 मिनी प्लेनेट लू फेंग के कंसिस्टेंस से बाहर आते हैं। लू फेंग का कंसिस्टेंस अपना नींव छोड़ देता है। ये देखकर बबाता का चेहरा आश्चर्य से पीला पड़ जाता है। वह कहता है होंगा थंडर गॉड ने भले ही अपना सोल इमुलेशन किया था, लेकिन उन्होंने अपनी आत्मा को कभी भी अपनी बॉडी से अलग नहीं किया था। लू फेंग अपनी फिजिकल बॉडी का त्याग कर देता है और अपनी आत्मा को टावर ऑफ वॉइड में डाल देता है और अब उसका ये हमला बहुत ही ज्यादा पावरफुल होने वाला था। उसकी पूरी आत्मा टावर ऑफ वॉइड में मर्ज हो जाती है और फिर टावर ऑफ वॉइड एक बहुत ही तेज शंकु का रूप ले लेती है और उस गोल्डन क्रिस्टल को ड्रिल करने लग जाती है। समय बीतता जाता है। लू फेंग चिंतित हो जाता है। वह कहता है आखिर ये क्यों नहीं टूट रहा है। इधर गोल्डन हॉर्न बीस्ट दर्द से अपना सिर फड़फड़ा रहा था। वह किनारों की चट्टानों से लगातार टकरा रहा था क्योंकि उसकी आत्मा पर सीधे हमला हो रहा था और इससे उसे बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा था। हम देखते हैं कि लू फेंग भी पगला रहा था। लू फेंग को मौत से डर नहीं लगता, बस उसे असफलता से डर लगता है। अब टावर ऑफ वॉइड में भी तीनों मिनी प्लेनेट सिकुड़ने लगते हैं। 2 मिनी प्लेनेट्स पूरी तरह से सिकुड़ जाते हैं। सिर्फ सेंटर का स्पिरिट प्लेनेट ही बचा हुआ था, जिसका साइज भी पहले का सिर्फ 1/3 ही बचा हुआ था। उसका रेड स्पिरिट पैनल भी लगातार इमुलेट हो रहा था। यह बड़ी मात्रा में स्पिरिट एनर्जी को टावर ऑफ वॉइड में धकेल रहा था। इधर लू फेंग को भी महसूस होता है कि उसका कंसिस्टेंस धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। वह समझ जाता है कि वह भी मर रहा है। लू फेंग और सोलिंग मॉन्स्टर का लाइफ फोर्स का सिग्नल एक साथ मर्ज हो गया था। इस वक्त पूरी दुनिया की सांसें रुक गई थी। तभी उनका लाइफ फोर्स लगातार घटता चला जाता है। स्क्रीन पर आवाज आती है। ये निर्धारित करने का कोई भी तरीका नहीं है कि यह किसका लाइफ फोर्स है और अभी भी यह लगातार घट रहा है। फिर कुछ देर बाद स्क्रीन पर लाइफ फोर्स का सिग्नल पूरी तरह से खत्म हो जाता है। स्क्रीन पर आवाज आती है लू फेंग और सोलिंग मॉन्स्टर दोनों मारे जा चुके हैं, लेकिन पृथ्वी पर सभी ने सोलिंग मॉन्स्टर को पहले भी मरते हुए देखा था। ये फिर से जिंदा हो जाता है, इसलिए सभी चिंतित थे। फिर समय बीतता है। 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट। सोलिंग मॉन्स्टर का लाइफ फोर्स फिर से दिखाई नहीं देता और न ही लू फेंग का।
अभी पूरी दुनिया में सन्नाटा छा गया था। इधर सोलेंग मॉन्स्टर के मरने की न्यूज पूरी दुनिया में चारों तरफ पहुंच जाती है। सभी खुशी से नाचने लगते हैं। साथ ही साथ सभी लोग इस मॉन्स्टर को मारने के लिए जिसने भी अपनी जान गंवाई थी उनके लिए शोक मनाते हैं। कुल 8 लोग, हांग, थंडर गॉड, लुओ फेंग, मो हेनरिसन, ईस्टबोर्न, लायन किंग, जियाई और सोकोलोव, ये सभी सोलेंग मॉन्स्टर को मारने के लिए शहीद हो गए थे। उस रात पूरी दुनिया में शहरों पर हमला करने वाले समुद्री मॉन्स्टर पीछे हट गए थे और जब अगले दिन का सूरज निकला, पृथ्वी पूरी तरह से शांत थी। मानवता के इतिहास में यह एक नए अध्याय की शुरुआत थी। जियांगनन हेडक्वार्टर, यांगजू सिटी, टाइम स्क्वायर, पूरा प्लाजा फूलों से भरा हुआ था। इस सोलेंग मॉन्स्टर के अटैक ने ग्रेट निर्वाणा की तुलना में ह्यूमैनिटी पर बहुत ही ज्यादा विनाश फैलाया था। हालांकि पृथ्वी के 8 सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर ने इसे रोक दिया था। होंग और थंडर गॉड अब भी कोमा में थे। उनके दिल की धड़कन अभी भी चल रही थी। पूरी दुनिया के हेडक्वार्टर्स और सिटी में इन 8 महान वॉरियर के आभार और सम्मान के लिए कई सारे कार्यक्रम और परेड हो रहे थे। लू फेंग के होम टाउन यांगजू सिटी में भी सबसे बड़े प्लाजा के अंदर काफी सारे लोग शोक मनाने के लिए एकत्रित हुए थे। इस लड़ाई में लुओ फेंग सबसे छोटा था। वह मात्र 22 साल का था और उसने विशाल मॉन्स्टर को मार डाला था। तभी हम लोग लुओ फेंग के घर में उसके बेडरूम में जूजिन को देखते हैं। वह बिस्तर पर लेटी हुई थी। उसका चेहरा सफेद और पीला पड़ गया था। तभी उसका बड़ा भाई जूगेंग उसके पास आकर बैठ जाता है और उसे सांत्वना देते हुए कहता है, तुम ज्यादा परेशान मत हो, तुम प्रेग्नेंट हो। अगर तुम ऐसे ही उदास रहोगी तो ये बच्चे के लिए अच्छा नहीं होगा। जूजिन धीरे से कहती है, भाई मुझे पता है, अब तुम यहाँ से चले जाओ। जूगेंग कहता है, तुम्हें अपने शरीर का ख्याल रखना होगा, भले ही लुओ फेंग के लिए नहीं, लेकिन तुम्हें अपने लिए इन बच्चों को जन्म देना होगा। और फिर यह कहकर वो यहाँ से चला जाता है। तभी पैसिफिक ओशन में जहाँ पर लुओ फेंग ने सोलेंग मॉन्स्टर से फाइट की थी, वहाँ पर अचानक से कई सारे सी मॉन्स्टर इकट्ठा हो गए थे। 60 से भी ज्यादा एम्परर क्लास के मॉन्स्टर और थंडर ड्रैगन मॉन्स्टर भी वहाँ मौजूद था। थंडर ड्रैगन मॉन्स्टर भी गोल्डन हॉर्न बीस्ट मॉन्स्टर के बॉडी को खाना चाहता था, क्योंकि इसे खाने से उसकी बॉडी और भी ज्यादा इवॉल्व होगी। तभी थंडर ड्रैगन मॉन्स्टर देखता है कि उसके सामने 2 लिक्विड सिल्वर गार्ड होते हैं। ये किसी भी मॉन्स्टर को गोल्डन हॉर्न बीस्ट मॉन्स्टर के डेड बॉडी के पास नहीं आने दे रहे थे। ये लिक्विड सिल्वर गार्ड गोल्डन हॉर्न बीस्ट के अटैक को भी डिफेंस कर पा रहे थे। तो इस थंडर ड्रैगन मॉन्स्टर को रोकना इनके लिए आसान था। मगर इन लिक्विड सिल्वर गार्ड्स की अटैकिंग पावर बहुत कमजोर थी, पर उनकी डिफेंस एबिलिटी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। लिक्विड सिल्वर गार्ड के पीछे सोलेंग मॉन्स्टर का डेड बॉडी ऐसे ही वहाँ पर पड़ा हुआ था। उसमें जीवन की कोई भी संकेत नहीं थे। तभी हम देखते हैं कि गोल्डन हॉर्न बीस्ट के बॉडी के अंदर सोने की नक्काशी से बना हुआ क्रिस्टल बॉल अभी भी थोड़ा थोड़ा चमक रहा था। तभी उसकी बॉडी में लुओ फेंग का विचार कहता है, बबाता, मेरे इन छोटे कदमों के साथ मुझे इस सोलेंग मॉन्स्टर के बॉडी को पूरी तरह से कंट्रोल करने में कितना समय लगेगा। बबाता कहता है, चिंता मत करो, अभी तुम जिस स्थिति में हो शायद वह 100 मिलियन सालों में भी कभी नहीं हुआ है। लुओ फेंग ने कभी नहीं सोचा था कि वह इस तरह से भी जिंदा बच पाएगा। वेल गाइस, ये पार्ट यहीं पर एंड होता है। इसके बाद हम आगे के पार्ट में देखेंगे कि क्या लुओ फेंग वाकई में जिंदा है, और अगर वह जिंदा है तो वह सोलेंग मॉन्स्टर के बॉडी के अंदर क्या कर रहा है। इस पार्ट के लिए इतना ही दोस्तों। आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताना कि आपको ये पार्ट कैसा लगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर से कर देना। और हाँ, ऐसा ही एनीमे एक्सप्लेन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।